गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके आगे के टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। हमने पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सत्यम पब्लिक स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करिए। आइए आगे चलते हैं। आज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर 2 नंबर की जो ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर की ग्लैंड हमने पढ़ी थी, पहले 1 नंबर की पढ़ी थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आज दूसरी ग्रंथि स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। थोड़ी सी बातें मैं इसकी आपको जनरल इंफॉर्मेशन हमने पिछले चैप्टर में देखी थी कि स्थिति कहां होती है इसकी, वजन कितना होता है पीयूष ग्रंथि का, आकार कैसा होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इन 4 बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि स्थिति, मैंने कहा था कि पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में अधर सतह पर स्पिनोइड अस्थि के सेला टर्सेला नामक गड्ढे में स्थित होती है। अपनी जो खोपड़ी होती है, कंकाल होती है, उसके अंदर 8 हड्डियां होती है। उन 8 हड्डियों में से एक हड्डी होती है, बोन होती है स्पिनोइड। उस स्पिनोइड अस्थि के अंदर एक गड्ढा होता है, गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सेला गड्ढे के अंदर आपकी पीयूष ग्रंथि स्थिति होती है। वजन होता है इसका 0.5 ग्राम, आधे ग्राम की होती है। ये आकार मटर के दाने के आकार की होती है, मटर के दाने नुमा। और उत्पत्ति होती है इसकी एक्टोडर्मल। ये 4 बातें ध्यान देने वाली है पीयूष ग्रंथि में कि स्थिति क्या होती है, वजन कितना होता है, आकार और उत्पत्ति। स्पिनोइड अस्थि के सेला टर्सेला नामक गड्ढे में स्थित होती है। वजन इसका 0.5 ग्राम होता है, आकार इसका होता है मटर के दाने के आकार का, उत्पत्ति होती है इसकी एक्टोडर्मल होती है। तो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन पर कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। मटर के आकार जैसी होती है तो मटर के दाने में 2 आकार होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एडिनोहाइपोसिस को अग्रपाली कहते हैं, अग्रपाली। दूसरा होता है न्यूरोहाइपोसिस को पश्चपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग, पहला भाग एडिनोहाइपोसिस और दूसरा भाग न्यूरोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस को अग्रपाली कहते हैं जबकि न्यूरोहाइपोसिस को पश्चपाली कहते हैं। ये आकार में बड़ी होती है। एडिनोहाइपोसिस पार्ट आकार में बड़ा होता है जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट आकार में क्या होता है, छोटा होता है। ये पीयूष ग्रंथि का 75% पार्ट बनाता है जबकि न्यूरोहाइपोसिस पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो न्यूरोहाइपोसिस पार्ट है ये हमने पहले ग्रंथि पढ़ी थी हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है जो कि छोटा होता है, जिसे पश्चपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है जबकि एडिनोहाइपोसिस पार्ट होता है वो 75% पार्ट बनाता है। इन दोनों के 3-3 भाग होते हैं। 3-3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग होते हैं वो देखते हैं। पीयूष ग्रंथि, इसके 2 भाग के अंदर पहला पार्ट है एडिनोहाइपोसिस और दूसरा पार्ट होता है न्यूरोहाइपोसिस। इसके फिर 3 भाग होते हैं एडिनोहाइपोसिस के। 3 भाग के अंदर पहला भाग है पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और तीसरा पार्ट होता है पार्स डिस्टेलिस। इसी प्रकार न्यूरोहाइपोसिस के 3 पार्ट, पार्स नर्वोसा, पार्स इमिनेंस और पीयूष
पीयूष ग्रंथि के दो भाग, पहला भाग है एड्रिनोहाइपोसिस और दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोसिस। एड्रिनोहाइपोसिस पार्ट के तीन भाग, पहला भाग पार्स ट्यूबरेलिस, दूसरा भाग पार्स इंटरमीडिया और तीसरा भाग पार्स डिस्टलिस। इसी प्रकार न्यूरोहाइपोसिस के तीन पार्ट, पार्स नर्वोसा, पार्स इमेनिस और पीयूष वृंत। मैंने अभी आपको कहा कि ये 75% भाग बनाता है। पीयूष ग्रंथि का 75% भाग कौन सा भाग बनाता है? एड्रिनोहाइपोसिस। जबकि न्यूरोहाइपोसिस भाग कितना बनता है? 25%। एड्रिनोहाइपोसिस भाग होता है वो 7 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, 7 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है, 7 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। एड्रिनोहाइपोसिस 7 प्रकार के हार्मोन, जबकि न्यूरोहाइपोसिस 2 प्रकार के हार्मोन। तो 7 प्रकार में कौन कौन से हैं? पहला आता है जीएच, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा होता है टीएसएच, टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड पुट्टिका हार्मोन। तीसरा होता है एसीटीएच, एडिकोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा होता है एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में होता है एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट में होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 7 प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एड्रिनोहाइपोसिस पार्ट के द्वारा होता है। जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन। इधर 2 होते हैं, 2 में कौन कौन से? पहला आता है एडीएच, एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? न्यूरोहाइपोसिस भाग के द्वारा होता है। जबकि 7 हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एड्रिनोहाइपोसिस भाग के द्वारा होता है। हमें इन हार्मोन का वर्णन करना है। ये तो नॉर्मल बात है कि ये 75% भाग बनाती है, इसके 3 भाग होते हैं। ये 25% भाग बनाता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। मेन चीज क्या है? ये हार्मोन क्या काम करते हैं, हमें इन हार्मोन का वर्णन करना है। 7 हार्मोन का वर्णन करना है एड्रिनोहाइपोसिस भाग में, जबकि 2 हार्मोन का वर्णन करना है न्यूरोहाइपोसिस भाग में, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और इधर आपके साथ है जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन। इन 9 हार्मोन का वर्णन करना है। पीयूष ग्रंथि होती है टोटल 9 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इन 9 हार्मोन का वर्णन हमें पीयूष ग्रंथि के अंदर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एड्रिनोहाइपोसिस कौन कौन से हार्मोन, जो ये हार्मोन है, ये क्या क्या, कौन से हार्मोन क्या काम करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। एड्रिनोहाइपोसिस 3 भाग, ध्यान रखना ये 75 पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाती है। जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है। तो पहले बात करते हैं एड्रिनोहाइपोसिस। एड्रिनोहाइपोसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन, भाग द्वारा स्रावित हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कौन सा? जीएच, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम है एसटीएच, एसटीएच को बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ का मतलब होता है वर्दी हार्मोन, जीएच का मीन्स होता है वर्दी हार्मोन। नाम से पता चल रहा है क्या आ रहा है? वर्दी हार्मोन। क्या काम करेगा? ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, देखो अलग अलग एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे कि ये हार्मोन क्या क्या काम करते हैं। ग्रोथ का मतलब वर्दी, इसका मीन्स क्या होता है कि ये हार्मोन शरीर की वर्दी के लिए उत्तरदायी होता है। कैसे? इस हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है, शरीर की जो मसल्स होती है, पेशियां होती है, प्लस जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है? वर्दी करती है। तो पहला पॉइंट होता है कि जीएच हार्मोन, जीएच के कारण शरीर की पेशियों, शरीर की पेशियों एवं हड्डियों, जीएच मतलब वर्दी। पहला पॉइंट, जीएच के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वर्दी होती है। वर्दी का मतलब बढ़ती है। पहला पॉइंट, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है अपना शरीर बढ़ता है। किसकी वजह से?
मसल्स की वजह से प्लस किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से, बोन्स की वजह से। तो पहला पॉइंट, जीएच हार्मोन के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट, ये काम करता है लीवर में। लीवर मींस यकृत के अंदर। यकृत में दो प्रकार की क्रियाओं को यह कंप्लीट करता है। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस एवं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया का नियमन करता है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है कि यकृत के अंदर ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया का नियमन होता है। थर्ड पॉइंट है कि जीएच के कारण प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जीएच के कारण संश्लेषण कौन सी प्रोटीन का? कोलेजन प्रोटीन का। ग्रोथ हार्मोन के कारण कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जीएच हार्मोन, जीएच का नाम ध्यान रखना चाहिए, जीएच को वर्दी हार्मोन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है एस्ट्रोजन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो पहला बात ध्यान रखनी, ग्रोथ हार्मोन के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वृद्धि होती है। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है और इसके कारण कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये तो बात हुई कि तीन ये मेन काम करता है। अब होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जीएच हार्मोन होता है वो कई व्यक्तियों में ज्यादा स्रावित हो जाता है, कईयों में क्या होता है, कम स्रावित होता है। तो ज्यादा स्रावित होने पर क्या होता है और कम स्रावित होने पर क्या होता है वो देखते हैं। जीएच हार्मोन, जीएच अतिस्रावण होता है इसका हाइपर सिक्रेशन, अतिस्रावण, और एक होता है इसका अल्प श्रावण हाइपोसिक्रेशन। अतिस्रावण होने पर एक तो अतिकायकता होती है, दूसरा आता है एक्रोमीगेली, एक रोग होता है एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण होने पर या तो बोनापन होता है या फिर साइमंड का रोग होता है। क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, साइमंड रोग। ये चार चीजें पढ़नी है कि अगर वर्दी हार्मोन किसी व्यक्ति में ज्यादा स्रावित हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, अतिकायकता होती है। अतिकायकता का मतलब होता है मानव का शरीर दानवाकार दिखाई देने लगता है, यह होता है एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण होता है तो या तो बोनापन होता है, आदमी का शरीर छोटा हो जाता है, या साइमंड का रोग होता है। क्या होते हैं ये? पहली बात करते हैं अतिकायकता की। अतिकायकता के अंदर पहला पॉइंट कि ग्रोथ हार्मोन के, जब किसी व्यक्ति के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, बात कर रहे हैं अतिकायकता की, कि जब किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन की, वर्दी हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो शरीर की पेशियां एवं हड्डियों में वर्दी, आवश्यकता से ज्यादा वर्दी होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है और उसके शरीर की लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है। वर्दी हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा, ज्यादा स्रावित होने पर हड्डियां और पेशियां में वर्दी ज्यादा होगी, जिसके फलस्वरूप उस आदमी का शरीर, उसकी लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है, जिसके कारण उसका शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है। ये क्या होता है, अतिकायकता। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ, हड्डियां और पेशियों की लंबाई में आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण उसके शरीर की लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है। 10 से 12 फीट की होने पर क्या होता है, उसका शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है। यह है अतिकायकता। दूसरा आता है एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली रोग में क्या होता है, इसमें जीएच हार्मोन अधिक स्रावित होता है। अधिक स्रावित होने पर एक्रोमीगेली रोग में क्या होता है कि जो अपनी जबड़े की मांसपेशियां होती है, जबड़े की जो हड्डियां होती है, उनमें वृद्धि होने लग जाती है। जबड़े की हड्डियां और उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका चेहरा बेडोल दिखाई देने लग जाता है, बेडोल दिखाई देने लग जाता है। ये रोग कौन सा कहलाता है, एक्रोमीगेली रोग कहलाता है। ध्यान रखना कि इसमें केवल जबड़े की मांसपेशियों में, जबड़े की मांसपेशियों और उसकी हड्डियों में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बड़ा होने लग जाता है और बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। वो रोग क्या होता है, एक्रोमीगेली। और कभी कभी इसके अंदर क्या होता है, कशेरुक दंड, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड, जिसको मेरुदंड बोलते हैं,
उसके अंदर झुकाव होने लग जाता है, पीठ झुकने लग जाती है, जिसके कारण पीठ पर कुबड़ बन जाती है। कुबड़ जानते हो, ऊंट के अंदर जो कुबड़ होती है वैसी कुबड़ पीठ के ऊपर बनने लग जाती है। ये रोग होता है एक्रोमीगेली। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन से एक्रोमीगेली रोग होता है। एक्रोमीगेली के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जब आवश्यकता से अधिक स्रावित होने लग जाता है तो जबड़े की मांसपेशियां प्लस जबड़े की जो हड्डियां होती है उनमें लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। साथ में कभी कभी ये कुबड़ वाला सिस्टम डेली नहीं होता, कभी कंडीशन लगती है इसके अंदर कि कभी कभी कशेरुक दंड के अंदर रीढ़ की हड्डी में झुकाव होने लग जाता है, जिसके कारण कशेरुक दंड के ऊपर पीठ में कुबड़ बनने लग जाती है। ये आपका दूसरा रोग है एक्रोमीगेली। ये दो रोग है। अति कायिकता के अंदर हाई ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण दो रोग होते हैं। अब बात करते हैं अल्प स्रावन से क्या होता है। अल्प स्रावन में पहली बात बोनापन। तो इसमें ज्यादा स्रावित हो रहा था तो श्योर बात है इसमें क्या स्रावित होगा, कम स्रावित होगा। तो पहली बात बोनापन की ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन से शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसमें बढ़ रही थी शरीर की पेशियां और हड्डियां, इसमें क्या हो रहा है, बोनापन के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण शरीर की पेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप आदमी का शरीर बोना रह जाता है। और बोना भी कितना, 2 से 3 फीट या 4 फीट। एग्जाम्पल इसका लो तो आप मीजेटस, नाम ध्यान रखना, मीजेटस क्या होते हैं? ये मीजेटस जोकर होते हैं। सर्कस के जोकर देखें आपने, सर्कस के जोकर, सर्कस के जोकर होते हैं वो मीजेटस होते हैं और वो इसी रोग से ग्रसित होते हैं। उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होता है। तो बोनापन में कि ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण शरीर की पेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण आदमी का शरीर बोना रह जाता है। बोने में 2 से 3 फीट। एग्जाम्पल मीजेटस, ध्यान रखना मीजेटस। और मीजेटस किनको बोलते हैं? सर्कस के जोकरों को बोलते हैं। बात करते हैं साइमंड का रोग। साइमंड का रोग क्या होता है? ये वयस्कों में ज्यादा, वयस्क आदमी में ज्यादा होता है कि जब वयस्क आदमी के अंदर ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होने लग जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होने लग जाता है तो समय से पहले व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। समय से पहले, समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। ये आपकी पहली बात है किसकी? ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन अति श्रावण से 2 काम, अति कायिकता एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण से 2 काम होते हैं, बोनापन होता है या साइमंड का रोग होता है। साइमंड के रोग में अल्प ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होगा तो समय से पहले क्या आ जाती है? वृद्धावस्था। बोनापन में ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होगा तो आदमी हड्डियां, शरीर के अंदर हड्डियां और पेशियों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे आदमी का शरीर बोना रह जाता है। एग्जाम्पल मीजेटस, जिनको सर्कस के जोकर कहते हैं। अति श्रावण से अति कायिकता, हड्डियां और पेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे दानवाकार शरीर दिखाने लगे। 10 से 12 फीट। एक्रोमीगेली के अंदर जबड़े की, चेहरे के अंदर जो जबड़ा है अपना, उस जबड़े की पेशियां और हड्डियों में लंबाई वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। ये पहला हार्मोन अपना कौन सा है? एड्रेनोहाइपोफिसिस जो पहला हार्मोन स्रावित करती है वो कौन सा है? जीएच हार्मोन। यही हार्मोन बड़ा है। अब बाकी जितने भी हार्मोन है सब छोटे छोटे हैं, तो ये हार्मोन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा हार्मोन अभी हमने पढ़ा था टीएसएच। टीएसएच दूसरा हार्मोन टीएसएच, इसको बोलते हैं थायराइड, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए नाम आ रहा है, अब जितनी भी ग्रंथि आएगी आगे उनके अंदर नाम आएगा, जैसे एसीटीएच आएगा तीसरा, तो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रिनल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? थायराइड। इसका मीन्स ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि पर कार्य करेगा? थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता। तो पहली बात, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, पर कार्य करता है जिसके
फलस्वरूप दो हार्मोन, जिसके फलस्वरूप थायरोक्सिन एवं थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन का स्रावन होता है। छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि थायराइड ग्रंथि होती है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को काम देता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के स्रावन के लिए। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नाम ध्यान रखना, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन क्या काम करता है? यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। मींस कि टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को ऑर्डर करता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन करें। एक बात और लिखनी इसमें कि ये जो टीएसएच हार्मोन है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा? टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छोटी सी बात थी टीएसएच की, याद रहेगी। याद रखने वाली बात है, नाम ध्यान रखना, टी का मतलब थायराइड। इसका मतलब ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है। नेक्स्ट बात ही ध्यान रखने की, टीएसएच हार्मोन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। छोटी सी बात है, दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हार्मोन के पास चलते हैं। तीसरा हार्मोन होता है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच, एसीटीएच नाम से पता चल रहा है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स व एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्यों होते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर रहते हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? नाम आ रहा है एडिकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मींस यह ग्रंथि एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर कार्य करती है। कौन से भाग पर? मेडुला पर नहीं करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट पर कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप, ये मिटा देता हूं मैं, ये वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग का नियमन करती है। ये याद रख लो, नियमन करती है, जिसके फलस्वरूप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एवं सेक्स हार्मोन का स्रावन होता है। सेक्स हार्मोन का स्रावन होता है। तीन प्रकार है इसके अंदर, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। इस पर कौन सी ग्रंथि? एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग का नियमन करती है, जिसके फलस्वरूप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन का स्रावन होता है। अब ये कौन सा करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हार्मोन का स्रावन करता है, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हार्मोन का स्रावन करता है, और सेक्स हार्मोन कौन से का? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। ये करता है कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन का, और ये करता है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ये तीन प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? एसीटीएच। ध्यान रखना, पहली बात, पूरा नाम एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन
किसका नियमन करती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एड्रिनल कॉर्टेक्स का नियमन करती है। तो 3 प्रकार के हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो भाग होता है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भाग है वो कॉर्टिकोस्टेरोन का, और सेक्स हार्मोन है वो किसका? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन भाग का हार्मोन का स्रावन करता है। ये आपका तीसरा हार्मोन है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। याद रहेगी बात, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करेगा, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरोन का, और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन, चौथा हार्मोन है FSH। चौथा हार्मोन है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन FSH, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात, यह हार्मोन, दो बातें ध्यान रखनी है, बेसोफिल सेल्स द्वारा, बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है, बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। छोटी सी बात है कि FSH हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, FSH हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। तो कौन सी सेल्स द्वारा? बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। दूसरी बात याद रखिए, बात दूसरी बात है कि FSH हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। FSH हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस हार्मोन की वजह से युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात है, गैमेट, युग्मक का मतलब गैमेट का निर्माण होता है। ये दो बातें किसकी है? FSH हार्मोन की। पहली बात कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा स्रावित होता है? बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। FSH हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि FSH हार्मोन युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये दो बातें आपको किसमें ध्यान रखनी है? FSH हार्मोन में ध्यान रखनी है कि पहली बात बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है, जबकि दूसरी बात कि इसे क्या कहते हैं? गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण किसका स्रावण होता है? इसके कारण युग्मकों का निर्माण होता है। चौथा आपका हार्मोन था FSH। पांचवें हार्मोन के पास चलते हैं, जिसको बोलते हैं LH। LH पांचवा हार्मोन, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या काम करता है? पहली बात, ये नर के अंदर भी काम करता है और किसमें? मादा में। नर के अंदर ये वर्षण जो होता है उसकी लीडिंग सेल में, लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर। मादा में ये अंडाशय की जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, अंडाशय की कौन सी पुट्टिकाएं? ग्राफियन पुट्टिकाएं, उन पर कार्य करता है। छोटी सी बात है, LH हार्मोन क्या काम करता है? LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर कार्य करता है, जबकि मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप नर में एंड्रोजन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण। बहुत सिंपल सी बात है LH हार्मोन की कि LH हार्मोन होता है वो नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर, जबकि मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप नर के अंदर एंड्रोजन और मादा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। ये आपका पांचवा हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखना, नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर, मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका का नियमन करता है, जिसके फलस्वरूप लीडिंग सेल किसका स्रावण करती है? एंड्रोजन का,
जबकि ग्राफिन पुट्टिका किसका श्रावण करती है? एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट है, छठवां हार्मोन कौन सा आपका? एमएसएच हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन को बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट लेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात, शरीर पर कहीं भी अगर काले तिल और चकत्ते बनते हैं तो वो किसके कारण बनते हैं? एमएसएच हार्मोन के कारण बनते हैं। पहली तो बात, ये एमएसएच हार्मोन सबसे ज्यादा निम्न कशेरुकियों में पाया जाता है। निम्न कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, निम्न कशेरुकी प्राणियों के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। मेन लोअर वर्टिब्रेट बोलते हैं इनको, लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। शरीर पर काले तिल व चकत्ते के लिए एमएसएच हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर पर आपके कहीं भी तिल है, कहीं पर काले तिल है या चकत्ते बने हुए हैं, चिक्के बने हुए हैं, आप गांव के अंदर बोलते हैं कि चेहरे पर छांव पड़ जाती है, वो छांव पड़ना या काले तिल होना, चकत्ते होना किसके कारण होता है? एमएसएच हार्मोन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है कि शरीर पर काले तिल, चकत्ते बनना, छांव पड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? एमएसएच हार्मोन के कारण। एमएसएच हार्मोन ज्यादा किन में सक्रिय होता है? एमएसएच हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय किन में होता है? निम्न कशेरुकियों का ये मेन गुण है। निम्न कशेरुकियों का ये मेन गुण है। एक बात और आती है कि आदमी गोरा और काला होना, उस पर कुछ हद तक इस हार्मोन का फर्क पड़ता है। कौन से हार्मोन का? एमएसएच हार्मोन का। एमएसएच हार्मोन के अंदर व्यक्ति का काला या गोरा होना भी इस पर कुछ हद तक इस पर डिपेंड करता है। उस पर सूर्य भी अपना काम करता है, लेकिन एमएसएच हार्मोन भी अपना काम करता है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये 6 नंबर का था, ये 7 का। एक बात ध्यान रखनी इसकी तो, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है। एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है। एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एमएसएच क्या करता है? निम्न कशेरुकीय प्राणियों में ज्यादा पाया जाता है। शरीर पर काले तिल और चकत्ते होना, छांव होना किसके कारण होता है? एमएसएच के कारण। एक आप देखते हो कि सरीसृप और उभयचर, सरीसृप प्राणी होते हैं और उभयचर प्राणी होते हैं, उनके अंदर एमएसएच हार्मोन की अधिकता होती है। उनके अंदर एमएसएच हार्मोन की अधिकता होती है। तो लास्ट वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? इस एमएसएच हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब ये काले तिल बनाता है, तो ये काले तिलों क्या करता है? रोकता है, नष्ट करता है। ये आपके 7 प्रकार के हार्मोन जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन। ये 7 प्रकार के हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एडिनोहाइपोसिस भाग के द्वारा स्रावित होते हैं। इनमें मेन ये है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, ये थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स भाग पर, ये बेसोफिल सेल्स द्वारा, इसे गेमेटोकाइनेटिक कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वर्सन की लीडिंग सेल और अंडाशय की ग्राफिन पुट्टिका पर। एमएसएच निम्न कशेरुकियों में होता है, शरीर पर काले तिल चकत्ते बनते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके विरुद्ध कार्य करता है। एडिनोहाइपोसिस के द्वारा ये 7 हार्मोन है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। कौन से भाग की? न्यूरोहाइपोसिस की। न्यूरोहाइपोसिस के अंदर 2 ही हार्मोन है। पहला एडीएच, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जबकि दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन यहां लिख देता हूं, न्यूरोहाइपोसिस। न्यूरोहाइपोसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन पहला है एडीएच। इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अन्य नाम है इसके, अन्य नाम वेसोप्रेसिन।
वेसोप्रेसिन या पिट्यूसिन। मेन काम इसके दो हैं। मेन काम एडीएच हार्मोन के क्या है? दो है। पहला क्या है? एक बात तो आपको ध्यान रखनी कि एडीएच हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। पहली बात, एडीएच हार्मोन 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या है कि यह जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये पुनर्अवशोषण को कहां बढ़ाता है? ये बढ़ाता है किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, उसके अंदर ये आपकी मान लो नेफ्रॉन की संरचना है। इस नेफ्रॉन की संरचना में ये आपका पीसीटी आ गया, ये आ गया आपका डीसीटी, ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को बोलते हैं संग्राहक नलिका। देखना इधर, ये आपका हेलने का लूप आ गया। पीसीटी प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट, समीपस्थ दूरस्थ नलिका। डीसीटी डिजिटल कलेक्टिंग डक्ट, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका। इन तीन के अंदर याद रखना एडीएच हार्मोन होता है वो नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जल के पुनर्अवशोषण को तो बढ़ाता है, इसका काम यही है, इसका मेन काम यह है कि जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाना है। लेकिन कहां? नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के कौन से भाग में? पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब एक बात और आती है कि इस पर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है, एडीएच हार्मोन पर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। कौन सी का? चाय, कॉफी, अल्कोहल, इनका जो ज्यादा सेवन करते हैं, इन तीन चीजों का जो व्यक्ति ज्यादा सेवन करते हैं उनके शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। इन तीन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रक्त में एडीएच की कमी होती है और व्यक्ति को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, मूत्र का त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज। इंसिपिडस ये रोग है, किसकी वजह से होता है? एडीएच की वजह से। जब रक्त के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को बार बार यूरिन त्यागने जाना पड़ता है, वो रोग कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। और बार बार यूरिन का पास करने की क्रिया कहलाती है डायूरेसिस। जो व्यक्ति बार बार मूत्र का निष्कासन करता है, मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया डायूरेसिस कहलाती है। अपने को ये ध्यान रखना है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि चाय, कॉफी, अल्कोहल पदार्थ का अधिक सेवन करने पर रक्त के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को बार बार यूरिन निष्कासन करना पड़ता है। यह रोग क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। ये आपका कौन सा हार्मोन है न्यूरोहाइपोथिसिस का? एडीएच हार्मोन। 4-5 बातें हमें ध्यान रखनी है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अन्य हार्मोन, वेसोप्रेसिन, पिट्यूसिन 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। जल के पुनर्अवशोषण को कहां बढ़ाता है? नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। एक, चाय, कॉफी और अल्कोहल पदार्थों के अधिक सेवन से ब्लड के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को बार बार मूत्र का निष्कासन करना पड़ता है। यह रोग क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। और बार बार मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायूरेसिस कहते हैं। ये आपका कौन सा है? एडीएच। लास्ट हार्मोन बचता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन। पहली बात, यह एक ऑक्टापेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन है जो 9 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। न्यूरोहाइपोथिसिस का जो दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, पहला हमने पढ़ा एडीएच, 2 ही हार्मोन का श्रावण करता है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। पहली बात ध्यान रखनी है कि यह एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है जो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो ऑक्टापेप्टाइड होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन।
अब इसकी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहली बात यह है स्तन ग्रंथियों पर और गर्भाशय पर, यूट्रस पर और मेमोरी ग्लैंड के ऊपर यह हार्मोन क्या करता है, कार्य करता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर और यूट्रस पर कार्य करता है। गर्भाशय के अंदर यह क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों के अंदर यह संकुचन का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप शिशु या बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है, इस कारण इस हार्मोन को या ऑक्सीटोसिन को क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये क्विक बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूट्रस की पेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर संकुचन पैदा करता है, जिससे के कारण बच्चे का जन्म होता है। ये कौन सी बात हुई, गर्भाशय की, स्तन ग्रंथियों की। एक ये लेबर पेन को बोलते हैं प्रसव पीड़ा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। दुग्ध ग्रंथियां से दुग्ध का निष्कासन करता है। ये लो भाई, ये आपकी बात होगी इसकी ऑक्सीटोसिन की। चार बातें ध्यान रखनी है। ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है जो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यह स्तन ग्रंथि और गर्भाशय पर कार्य करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण शिशु का जन्म होता है। इस कारण इसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यह मादा के अंदर यह हार्मोन लेबर पेन उत्पन्न करता है और दुग्ध ग्रंथियों, बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध ग्रंथियों से यह दुग्ध का निष्कासन करता है। ये हमने 9 प्रकार के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के 2 भाग, एड्नोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोसिस देखे थे। न्यूरोहाइपोसिस 2 हार्मोन पढ़े हमने, एड्नोहाइपोसिस के 9 हार्मोन, 7 हार्मोन पढ़े हैं। इसके पश्चात हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कौन सी ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की। इस ग्रंथि के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी कमी है वो पूछ सकता है, जो भी कारण है वो पूछ सकता है। मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत्यम पब्लिक स्कूल परिवार आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय के सभी शुभ चिंतकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने विद्यालय के इस चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही साइड में दिए हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम 12th क्लास के इंग्लिश के अपनी फर्स्ट बुक रेनबो का जो फर्स्ट चैप्टर है द नोबल नेचर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश कंपलसरी में पोइट्री जो चैप्टर है, पोइट्री वाले भाग में पहली पोइम है, उसका नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर ये श्रेष्ठ प्रकृति या श्रेष्ठ स्वभाव के बारे में बताता है, इंगित करता है। इंसान का नेचर या स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, ऐसा इस पोइम में कवि अपने को बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। इस कविता को लिखने वाले पोइट का नाम है बेन जॉनसन। पोइट बेन जॉनसन ये 17th सेंचुरी के 17वीं शताब्दी के बहुत ही महान कवि हुए हैं। ये 1573 में जन्मे थे और ये 1637 में पास अवे हो गए। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि इंसान का जीवन चाहे छोटा ही हो, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो बिल्कुल नोबल होने चाहिए। नोबल डीड्स, अच्छे कार्य करके छोटी सी जिंदगी को भी इंसान बहुत अच्छी बना सकता है, बेहतर बना सकता है।
इस पोइम का यही संदेश हमें मिलता है। इस पोइम में कवि एक पेड़ का प्रतीक देकर के, एक पेड़ के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। देखिए बच्चों, एक पोइम को पढ़ने के लिए उस पोइम का शब्दार्थ जानना ही पर्याप्त नहीं होता है। उस पोइम का भावार्थ क्या है, किस संदर्भ में ये पोइम लिखी गई है, किस वातावरण में ये पोइम लिखी गई थी। ये पोइम जैसा कि आपको पहले बताया गया 17वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई है। 17वीं शताब्दी में जहां पर ये लिखी गई वहां का किस प्रकार का वातावरण रहा है, उस वातावरण के अनुसार इस पोइम को आज हमें पढ़ना होगा। उस परिप्रेक्ष्य में, उन परिस्थितियों के अनुसार हमें इसे पढ़ना होगा, तब हमें इसका पूरा भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरी बात ये, पोइट्री को पढ़ने के लिए हमें पोइट्री के जितने भी प्रकार हैं, काव्य के प्रकार, उनका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस पोइम में अंत में तुक, शब्दों की अंत में तुक किस प्रकार से मिल रही है, जिसे अपन राइमिंग स्कीम कहते हैं, पोइट्री पढ़ने के लिए जानना बहुत जरूरी है। राइमिंग स्कीम के अलावा इन पंक्तियों के अंदर या फिर इस पूरे स्टंजा में कौन से अलंकार का, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पोइम आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले पोइम को पढ़ने के लिए आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत जरूरी है, इसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है। आप इसको पूरी को बड़े ध्यान से पढ़ें, एक तुक और लय के साथ में इसको पढ़ें। जैसे कि अपन एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इसमें अंतिम शब्द है ट्री। इस ट्री में जो उच्चारण आ रहा है वो आ रहा है ई, ट्री ई। दूसरी लाइन के अंदर अंत में लिखा हुआ है बी, इसका उच्चारण भी आ रहा है बी अर्थात ई। तीसरी लाइन के अंदर इसमें ईयर है तो ई ए रे ऐसा आ रहा है, अंत में ए और रे की ध्वनि इसमें आती है। और चौथी लाइन में आ रहा है सियर, तो सियर में भी अंत में ए और रे की ध्वनि आ रही है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो शब्द है, प्रत्येक लाइन का जो अंतिम शब्द है, उस शब्द में राइम क्या है, राइम को हिंदी में कहते हैं तुकांत। अंत में इसका तुक कैसा है, शब्दों की जो तुक जिस लाइन में मिल रही है उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए अपन ए बी सी डी इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो इसमें तुक है उसके लिए अपन ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए। अब इसके जैसी तुक दूसरे में आ रही है ट्री बी, तो यहाँ पर भी इसका दूसरा जो शब्द अक्षर है वो ए आ जाएगा, तो इसमें ए राइमिंग स्कीम हो गई। इसमें ए शुरू की दो पंक्तियों की, लास्ट की दो पंक्ति है उसमें आ रहा है ईयर, तो ये इस ई से अलग हो गया, इसलिए इसको अपन दे देंगे बी, इसलिए अपन इसको बी नाम देंगे। इससे अगली लाइन में इसी के सेम है तो ये भी हो जाएगा बी। तो इस पोइम के इस स्टंजा में राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी। राइमिंग स्कीम है, इसको आपको लिखना पड़ेगा राइमिंग स्कीम। ये इस पोइम के अंदर है वो है ए बी बी, ए बी बी। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में सर्वमान्य सर्व प्रचलित एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिली। इसका स्पेलिंग ऐसे होता है SIMILE। इसका उच्चारण आपको बहुत ध्यान से बोलना है, सिमिली। इसको हिंदी में कहते हैं उपमा, इसको हिंदी में कहते हैं उपमा। तो जहां पर इसकी एक विशेष पहचान है कि इंग्लिश में पोइट्री में जहां भी एज और लाइक आता है, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जहां पर भी एज और लाइक आता है, एज का मतलब है की तरह, के समान, जैसा कि, और लाइक का अर्थ भी है के समान जैसा कि। जैसा कि मतलब किसी चीज से अपन यहाँ पे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज के लिए अपन यहाँ पे उसको दूसरे स्थान पे रख के बताते हैं, यानी उसकी उपमा देते हैं, वहां पे हमेशा सिमिली अलंकार होता है। और इसकी विशेष पहचान है कि जिस लाइन में आपको एज या लाइक के समान के अर्थ के लिए मिल जाए वहां पर हमेशा सिमिली अलंकार होता है। तो अपनी जो पहली लाइन इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, तो यहाँ पर लाइक ए ट्री पेड़ की तरह है। किसकी तरह है? पेड़ की तरह है। इसमें पेड़ की उपमा दी गई है, पेड़ की तरह। ग्रो यानी होता है बढ़ना, ग्रो के चार अर्थ है, बढ़ना, बढ़ाना, उगना, उगाना, वृद्धि करना। ग्रो से बनता है ग्रोथ, वृद्धि। तो यहाँ पे लाइक ए ट्री है, पेड़ की तरह है। तो यदि आपको ये पूछा जाए या आप इसको यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है।
दूसरी पंक्ति में अपन आते हैं तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ बल्क, इसका उच्चारण सही ध्यान से देखिएगा, BULK। बल्क किसको बोलेंगे? बल्क का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, आकार में जो बड़ा है, ज्यादा है, या फिर मात्रा में जो ज्यादा है, उसको अपन कहते हैं बल्क। बल्क का पहला अक्षर इसके अंदर आ रहा है बी। आगे अपन चलते तो यहाँ पे आ रहा है बेटर, तो बेटर का मतलब यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है? बी, और लास्ट में लिखा हुआ है बी। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक में बल्क है, बेटर है और बी है। तीनों जो शब्द हैं उनका पहला अक्षर एक ही आ रहा है, बी। दो या दो से अधिक शब्दों का प्रथम अक्षर यदि एक होता है तो वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन, उसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, इसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। ये लिटरेशन सबसे बना है, LITERATION, लिटरेशन, एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास। इसकी पहचान क्या बताई? दो या दो से अधिक शब्द एक ही लाइन के अंदर उनका पहला अक्षर यदि सेम आता है, सेम शुरुआत हो रही है, तो वहां पर उस पंक्ति में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको अपन कहते हैं एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, उसको अपन कहते हैं। एक और इसमें है मैक और मैन, इसमें भी एम आ रहा है और इसमें भी एम है, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो सकता है। अगली पंक्ति है स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। यहाँ पे भी ये जो है ड्राई है, बाल्ड है और सीयर, ये तीनों वर्ड्स हैं, ये उपमात्मक वर्ड हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बता रहे हैं कि वह सूखे के समान है, बाल्ड है और सीयर है। तो सबसे पहले किसी भी पोइट्री को पढ़ें आप, पोइम को पढ़ें, तो उसका जो भी स्टंजा है उस स्टंजा में आप ये देखें कि उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके बाद में आप एक एक शब्द का उसमें अर्थ करें। अब अपन इस पोइम का अर्थ करते हैं, जैसे कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। कवि कहता है कि एक पेड़ की तरह, सबसे पहले अर्थ यहां से शुरू करेंगे अपन, एक पेड़ की तरह अत्यधिक मात्रा में ग्रो करने से अर्थात बढ़ने से, बड़े होने से ही व्यक्ति बेहतर नहीं होता है या उसका नेचर बेहतर नहीं होता है। डूथ, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये शब्द है, ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, ये 17वीं शताब्दी में ये पोइम लिखी गई थी, इसलिए ये जो शब्द है, ये शब्द इसको आप एक बार TH को इसको निकाल दें और इसको रखें केवल डू। ये डू शब्द है, ये पुराने समय में, पुरानी अंग्रेजी में डज को रेफर करता है, ये डोथ है, ये डज को रेफर करता है, अर्थात डू है वो यहाँ पर बहुवचन के लिए आता है, लेकिन एक वचन का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे ये डॉथ लिखा गया है। डॉथ का मतलब है डज, डॉथ मीन्स डज, डज। अब ये जहां पे लग गया, वर्ब यहाँ पे है, डू डज अकेले आते हैं यदि वर्ब के साथ में, तो वहां पे अधिक एम्फेसाइज होता है, बात पे अधिक बल पड़ता है, जोर पड़ता है। इस बात पे जोर देके कहा जा रहा है डॉथ मेक मैन बेटर बी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और ये जो डॉथ शब्द है ये किसको रेफर करता है? डज को। या आप हमेशा के लिए ध्यान रखें कि कहीं भी पोइट्री में ऐसा आएगा तो पोइट्री में यदि कहीं पे डॉथ आता है तो वहां पे डज को रेफर करता है, तो इसको आप डज माने, और डज यहाँ पे या डू आता है तो इसका मतलब है कि वाक्य पे जोर पड़ता है, बल पड़ता है। डॉथ मेक मैन बेटर बी, अर्थात मैक यानी बनाना, मैन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एम है वो कैपिटल है, इसका मतलब ये सिर्फ एक आदमी को रेफर नहीं करता है, ये पूरे मनुष्य जगत को, पूरी मानवता को बताता है। मनुष्य, बेटर यानी होता है बेहतर, गुड यानी अच्छा, आप जानते हैं गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर, बेटर यानी बेहतर, और बी यानी होना। डॉथ मेक मैन बेटर बी, अर्थात कवि कहना चाहता है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह अत्यधिक मात्रा में बड़े हो जाने से, लंबे हो जाने से, आकार में बढ़ जाने से ही एक आदमी या मनुष्य बेहतर नहीं होता है, या बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, नोबल नहीं बन सकता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। एक यहाँ पे उदाहरण देकर के बता रहा है, और का अर्थ है अथवा। स्टैंडिंग, स्टैंड यानी खड़े होना, स्टैंडिंग खड़ा रह करके, खड़े रहते हुए, लॉन्ग काफी समय तक, लॉन्ग मीन्स लंबा, यानी ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबी अवधि तक, लंबे समय तक, एन ओक, एक ओक की तरह है। यहाँ पे जो पेड़ है, ये पेड़ है, ये इस ओक को प्रकट करता है, ओक के बारे में यहाँ पे बता रहा है। पेड़ कौन सा? ओक। ओक का जो वृक्ष है उसकी संसार में कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ओक का वृक्ष है, ये बेकार वृक्ष है, हालांकि इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ओक का वृक्ष 300 ईयर अर्थात 300 वर्ष तक जीता है। एक ओक का पेड़ है, ओक को हिंदी में कहते हैं बलूत का पेड़, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, उम्र इसकी 300 वर्ष है। अब जब प्रश्न इसमें से बनेगा तो आप इसको समझ सकते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि एक ओक का पेड़ कितने दिन की अवधि तक जिंदा रहता है, कितने वर्ष तक जीवित रहता है, या उसकी उम्र क्या होती है।
तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि एक ओक के पेड़ की उम्र 300 वर्ष होती है, अर्थात इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ये 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, लंबे समय तक ये जिंदा रहता है, खड़ा रहता है। लेकिन अंत में, हालांकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है, यूजलेस है, न इसके कोई फ्रूट्स मिलते हैं, न इसकी छाया किसी काम की होती है, इसकी लकड़ी सिर्फ सूखने के बाद में जलाने के भी काम आ जाए तो आ जाए, नहीं कोई काम की नहीं होती है। टू फॉल, अंत में इसकी स्थिति क्या होती है? FALL, फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल यानी गिरना, अंत में ये गिरता है। ए लॉग, लॉग को कहते हैं एक सूखा जो डंठल है, लट्ठा है, पेड़ है, उसका तना सूख जाता है, सूखने के बाद की स्थिति में जो बचता है उसे अपन कहते हैं लॉग। लॉग मीन्स होता है लट्ठा। अंत में यह एक सूखे लठ की तरह, लट्ठे की तरह। एट लास्ट, एट लास्ट का अर्थ है आखिर में, अंततः। ड्राई, सूख जाता है, ड्राई मीन्स होता है सूखना, ड्राई यानी सूखना, अंत में यह सूख करके एक लट्ठा बन जाता है। बाल्ड, बाल्ड मीन्स होता है पत्तीहीन, सूखने के बाद में सारी पत्तियां पेड़ की जब झड़ जाती हैं तो वह बाल्ड हो गया, यानी पत्तीहीन, इसे गंजा भी कह सकते हैं। एंड सियर, और सियर का अर्थ है जो मुरझा गया, सियर, SERE, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, सियर, सियर का मतलब है मुरझाया हुआ। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक ओक का पेड़ 300 वर्ष तक, लंबी अवधि तक जीवित रहता है, लेकिन बाद में अंत में वह सूख करके, पत्तीहीन होकर के और मुरझा करके एक सूखे लट्ठे के रूप में गिर जाता है और उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य का जीवन काफी लंबा है, वह 100 साल की उम्र जीता है, लेकिन उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, कोई नोबल डीड नहीं किया है, तो अंत में वह भी इसी पेड़ की भांति सूख करके, गंजा होकर के, अर्थात बिना किसी के लिए कोई उपयोगी काम किए हुए और मुरझा करके गिर जाता है। ये इसका भावार्थ है। एक बार सीधे सीधे इसका भावार्थ अपन और देख लेते हैं। कवि कहता है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह अत्यधिक मात्रा में बड़े हो जाने से ही कोई व्यक्ति बेहतर नहीं बनता है, या किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं बनता है। अर्थात जिस प्रकार से एक ओक का पेड़ होता है, वह 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, 300 वर्ष की लंबी अवधि तक खड़ा रहता है, और अंत में उसकी स्थिति यह होती है कि वह ड्राई हो जाता है, बाल्ड हो जाता है और सिर हो जाता है, अर्थात सूख जाता है, पत्तीहीन हो जाता है और मुरझा जाता है। मुरझा करके एक लट्ठे के रूप में, सिर्फ एक लट्ठे के रूप में वह धरती पर गिर जाता है, ढेर हो जाता है 300 वर्ष के पश्चात। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक बड़ा है, लेकिन उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, तो उसका जीवन बेकार है, यह हमें कवि कहना चाहता है। अब देखिए, इस पोइम का दूसरा स्टैंजा है, इसमें छोटे जीवन के प्रतीक लिली के फूल के बारे में बताया गया है। लिली, लिली को हिंदी में कहते हैं कुमुदिनी। ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली, लिली मीन्स कुमुदिनी, डे ऑफ ए डे, ये इसकी लाइफ स्पेन है, ये इसकी जीवन अवधि है, एक दिन के लिए खिलता है। इज फेरर फार इन मे, फेरर फार इन मे, मे मीन्स मंथ, महीना, मे मई महीना, ध्यान दीजिएगा, एक मे यहां पर है, एक मे यहां पे है, मे एम यहां पे इसमें कैपिटल है, ये मंथ है, मंथ मई का महीना, गर्मियों का दिन। मे ये मॉडल है, MAY, इसमें ये स्मॉल है, ये मॉडल है। मे सकना के अर्थ में, संभावना है यहां पे, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। इज फेरर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। ऑल्दो जहां पे आया, इसका मतलब इसमें थोड़ा विरोधाभास प्रकट होता है। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इस दूसरे स्टंजा में सबसे पहले आपको इसकी राइमिंग स्कीम देखनी है। यहां पर अंतिम शब्द लिखा हुआ है डे, क्या लिखा हुआ है? डे। इसमें ए ऐसा इसमें उच्चारण हो रहा है, इसकी ध्वनि डे। दूसरा है मे, तो इसको अपन ए से दर्शाएंगे, इसके जैसी सेम ध्वनि इसमें है, इसका जब अपन उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसी में ए, तो यहां पर भी इसमें ए हो जाएगा। इसी प्रकार से
थर्ड लाइन में ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, नाइट इसमें आइट ऐसा इसमें तुक हो रहा है अंत में, तो ये अलग है ऊपर वाले से, तो यहाँ पे हो गया बी, और चौथी पंक्ति के अंदर लिखा हुआ है लाइट, नाइट लाइट, तो यहां पर भी हो गया बी। तो आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए बी बी, अर्थात दोनों स्टंजा हैं, दोनों में एक ही प्रकार की राइमिंग स्कीम काम में ली गई है। डे में, नाइट लाइट, अर्थात ए बी और बी। दूसरा काम, सबसे पहले कोई भी स्टंजा अपन पढ़ रहे हैं उसमें यह करना चाहिए, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच काम में लिया गया है। तो यहां पर अपन देखते हैं इसमें फेरर फार, फेयर, फेयर के कई अर्थ हैं। फेयर का मतलब यहाँ पे अच्छे से है, अच्छे अर्थात नेचर के अच्छे। फेयर, फेयर में एफ है और फार में एफ है, तो यहां पर फिर से इसमें अनुप्रास एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। ऐसे इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढे। हालांकि इसमें कॉन्ट्रास्ट का भाव भी प्रकट होता है, ऑल्दो लिखा हुआ है, दो या ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, तो यहाँ पे इसमें यट लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास भी प्रकट होता है, ऐसा आप इसमें आप समझे सीखें। अब अपन इसमें सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। यहां पर पहले स्टंजा की विपरीत तुलना की गई है, ए लिली ऑफ ए डे। कवि कहता है, बेन जॉनसन यहाँ पे कहना चाहता है, ए लिली, एक कुमुदिनी का फूल जो कि सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, अर्थात एक लिली के फ्लावर की उम्र सिर्फ एक डे होती है, एक दिन होती है। इज फेरर, ये अधिक अच्छा होता है। ये फेरर शब्द ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये फेयर यानी अच्छा, और फेरर अधिक अच्छा होता है। फार, फेरर फार बहुत ज्यादा अच्छा होता है इनमें, जब ये मई के महीने में खिलता है, अर्थात मई मंथ में, मई में ये खिलता है, तो ये उस पेड़ की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। वो पेड़ कौन सा? वह पेड़ ओक का पेड़ जो 300 वर्ष तक जीता है। कवि यहां पर कहना चाहता है कि 300 वर्ष तक जीने वाले एक ओक के पेड़ की अपेक्षा की तुलना में अगर अपन तुलना करें तो मई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए खिलने वाला जो लिली फ्लावर है वह फेरर होता है, अधिक अच्छा होता है। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि। इट फॉल, यहाँ पे इट ये किसको रेफर करता है? ये लिली को रेफर करता है। इट, यह फॉल गिर जाता है, एफ ए डबल फॉल मीन्स होता है गिरना, हालांकि ये गिर जाता है। एंड डाई, और मर जाता है। डाई का अर्थ है मरना, मरने से मतलब है समाप्त होना। इसकी जो जीवन है एक दिन का वह यहीं पे समाप्त हो जाता है। कब? दैट नाइट, उसी रात्रि को। दैट नाइट, उसी रात्रि को, अर्थात एक लिली का फूल जो सिर्फ एक दिन की जिंदगी जीता है और यह उसी रात्रि को गिर जाता है और समाप्त हो जाता है। फिर भी ये ध्यान देना, जहां पे ऑल्दो या दो आता है वहां पर दूसरे सेंटेंस में हालांकि अलग ही भाव प्रकट होता है, इसका विरोध प्रकट करने वाला भाव प्रकट होता है। इसमें यट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इसमें यट का भाव होता है। इट वॉज लिली फ्लावर, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फिर भी यह एक पौधा था, प्लांट यानी पौधा, एंड और फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है फूल, ऑफ लाइट। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लाइट में यहाँ पे एल कैपिटल लिखा गया है। लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। लाइट यदि नाउन है तो इसका मतलब है प्रकाश, रोशनी, उजाला, लाइट। लाइट यदि वर्ब है तो इसका अर्थ हो गया जलाना, लाइट मीन्स जलाना। लाइट यदि एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो लाइट का अर्थ होता है हल्का, लाइट यानी हल्का। अब यहां पर जो एल कैपिटल लिखा गया है इसका तात्पर्य है कि इसे हम जीवन में खुशी देने वाला, जीवन में जॉयनेस, आनंद देने वाला, हैप्पीनेस देने वाला फ्लावर कहते हैं और प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन खिल करके भी लोगों के जीवन में प्रसन्नता, लोगों के जीवन में खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है। एक बार इसका पूरे का भावार्थ समझ लीजिए। कवि यहां पे कहना चाहता है, यहां पर ओक के पेड़ से तुलना करके कहना चाहता है कि ओक का पेड़ जो 300 वर्ष जीता है उसकी तुलना में लिली का पौधा, लिली का जो फूल है वह मई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, फिर भी वह उस पेड़ की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा होता है अपने नोबल डीड्स के कारण, अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण, अपनी नोबल नेचर के कारण, अपने अच्छे स्वभाव और प्रकृति के कारण। ऑल्दो, यद्यपि, अर्थात उसकी उम्र कितनी होती है?
ऑल्दो यद्यपि, इट फॉल ये गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट हालांकि उसी रात्रि को गिर जाता है और समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। फिर भी इट वॉज द प्लांट इन फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है और इसे प्लांट ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अर्थात जीवन में रोशनी फैलाने वाला, लाइट का मतलब है यहाँ पे रोशनी, प्रकाश, उजाला, खुशियां, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। लोगों के जीवन में ये प्रसन्नता देता है, लोगों को ये खुश करता है, इसलिए इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि लिली की उम्र कितनी होती है? लिली की उम्र होती है सिर्फ एक दिन। इट लिव्स ओनली फॉर 1 डे। दूसरी बात, इसकी तुलना किससे करी गई है? एक ओक के पेड़ से इसकी तुलना की गई है। तीसरी बात, यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि इसे अपन फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं? अर्थात ये लोगों के जीवन में हैप्पीनेस देता है, प्रसन्नता देता है, खुशियां देता है। एक दिन की अवधि है, फिर भी लोग इसको देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लोगों के जीवन को ये महका देता है, इसलिए इसे अपन फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। ये इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं। आप इस पूरी स्टंजा को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें राइमिंग स्कीम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, राइमिंग स्कीम इसमें है ए ए बी बी। ये यदि आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि राइमिंग स्कीम क्या होता है, इसका क्या फर्क पड़ता है। अपन किसी कविता को यदि पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की बजाय हम उसे गा करके पढ़ें तो उसका बहुत एक इफेक्ट पड़ता है पोइम पे, और उसको अपन बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं, थोरोली समझ में आ सकती है। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का फूल जो मई के महीने में खिलता है वह उस ओक के पेड़ की तुलना में अधिक अच्छा होता है, ऐसा यहाँ पे कवि तुलना करके कहना चाहता है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि उसी रात्रि को समाप्त हो जाता है और गिर जाता है, फिर भी लोग इसे खुशियां देने के कारण, प्रसन्नता देने के कारण प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। अर्थात इसको खुशी देने वाला, जॉयनेस देने वाला, प्रसन्नता देने वाला एक फूल कहा जाता है। ये इसका दूसरा स्टेंजा है। अब इसमें कंपैरिजन का प्रश्न आ सकता है, एक लिली के पेड़ की तुलना अपन एक ओक के पेड़ से कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो बिंदु इसका बनता है वो ये बनता है कि एक ओक का पेड़ है, ओक ट्री है, वह 300 ईयर्स का लाइफ जीता है, जबकि एक लिली का फूल या पौधा है वह सिर्फ एक दिन की जिंदगी जीता है, फिर भी वह उस पेड़ की अपेक्षा अधिक अच्छा है क्योंकि लोगों के जीवन में खुशियां भरता है। अंत में पोइट बेन जॉनसन इन 2 पंक्तियों के माध्यम से हमें इस पोएम का सारांश और जीवन क्या है और जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन यदि अपन अच्छे कार्य करेंगे तो कैसा हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर अपनी ओपिनियन प्रकट करता है, अपनी राय कहता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल का मतलब है छोटा, लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीवन की अवधि, उम्र, इंसान की उम्र, स्मॉल छोटा, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का अर्थ यहाँ पे स्वरूप, आकार, आकार, स्वरूप या रूप, प्रोपोर्शन, वी यानी हम मतलब सारे मनुष्य, मानव, जस्ट, जस्ट का मतलब है केवल, जस्ट अर्थात केवल, केवल और केवल, ब्यूटीज सुंदरताएं, ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और ब्यूटीज सुंदरताएं, सी देखते हैं, सी यानी देखना, SEE वाला सी है, ध्यान दीजिएगा, सी यानी देखना। अंत में बेन जॉनसन कहता है कि हम मनुष्यों की प्रकृति ऐसी है, हमारा नेचर ऐसा होता है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम केवल छोटे छोटे जीवन के स्वरूपों में भी सुंदरता देखते हैं। हम व्यक्ति का बाहरी रूप देखते हैं, हम उसको उसकी फिजिकल संरचना देखते हैं, बाहरी तौर पर इंसान कैसा है ऐसा हम देखते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, ओक का पेड़ काफी बड़ा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, वह यूजलेस है मनुष्य के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि इंसान के गुणों को नहीं देखता है, उसके आंतरिक गुणों को नहीं देखता है, उसकी नेचर नहीं देखता है, अपितु वह उसके बाहरी रूप को देखता है, उसके स्वरूप को देखता है। और मनुष्य का स्वभाव है कि वह केवल ब्यूटीज देखता है, अर्थात वह सुंदरता देखता है, सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है। एंड और इन शॉर्ट मेजर्स, अंत में कवि यहाँ पे कहता है, शॉर्ट यानी छोटा, शॉर्ट का मतलब है लाइफ स्पेन शॉर्ट, जीवन की अवधि छोटी, मेजर्स मापदंड, मेजर्स का अर्थ क्या है? मापदंड, पैमाना। लेकिन इस छोटी सी, यहाँ पे मेजर्स का मतलब है अवधि, जीवन की अवधि, इस छोटी सी जीवन की अवधि में भी लाइफ, जीवन, लाइफ मीन्स जीवन में परफेक्ट भी, में हो सकता है, मे के साथ में बी है,
मे बी अर्थात हो सकता है, यहाँ पे संभावना प्रकट की गई है। जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जहां पे अत्यधिक प्रबल संभावना होती है, वहां पर हमेशा अपन मे का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है संभावना अधिक है। परफेक्ट, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, अर्थात अगर अपन व्यक्ति के गुणों को देखें, इंसान के नेचर को देखें, उसके नोबल नेचर को देखें, तो चाहे शॉर्ट मीजर्स हैं, चाहे लाइफ स्पेन शॉर्ट है, जीवन की अवधि बिल्कुल छोटी है, चाहे 20-25 वर्ष की जिंदगी आदमी जीता है, लेकिन अगर वह अच्छे गुणों वाला है, अच्छे कर्म करता है, नोबल कार्य करता है, अच्छे श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उसका जीवन छोटा होकर के भी परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। ऐसी कवि अपनी ओपिनियन अंत में, इस पोइम के अंत में रखता है। एक बार दोबारा से अपन इसको तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर कितने सिंबल लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है अपनी पोइम का। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कवि यहां पर पोइम में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से प्रतीक लेता है पोइम में। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना, इस पोइम को पढ़ो, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो इसको आप जल्दी से समझ लेंगे और ये प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा कि पोइम में यहां पर 2 प्रकार के सिंबल हैं, 2 प्रतीक कवि ने चुने हैं। पहला प्रतीक इसमें बड़ी अवधि का, लंबे जीवन का, 300 साल की अवधि जीने वाला ओक का पेड़ है। पहला, ये ध्यान रखना, पहला जो प्रतीक है वो कौन सा है, एन ओक ट्री। और दूसरा जो प्रतीक है इसमें लिली फ्लावर। ये छोटा सा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर है। इसमें कौन कौन से प्रतीक काम में लिए गए पोइम में, पहला इसके अंदर लिया गया है ओक ट्री जो 300 ईयर्स जीता है, और दूसरा इसके अंदर है ए लिली फ्लावर जिसकी ओनली 1 डे, केवल 1 दिन की लाइफ स्पेन होती है। बिल्कुल सीधा उत्तर आप सबके याद होने वाला है, याद कर लोगे शायद आपको याद हो जाएगा कि सिर्फ इसमें 2 प्रतीक है, ए लिली फ्लावर एंड एन ओक ट्री। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन बनता है पूरी पोइम के अंदर, जो पहला स्टेंजा अपन ने पढ़ा अभी, उसमें यह है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकता है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, और बन सकता है इस स्टेंजा में मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली फ्लावर। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ओक की क्या विशेषताएं हैं, पहला ओक की विशेषताएं, ओक की विशेषता है सबसे पहले कि 300 वर्ष से जीता है, इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, पहली बात। दूसरा, इट इज बल्कि इन साइज, दूसरा ये कि साइज में बहुत बल्कि होता है, अपन पढ़े थे पहले स्टेंजा में आया था। इन बल्क, अत्यधिक मात्रा में बढ़ने वाला, अर्थात ये बहुत बड़े आकार का वृक्ष होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बल्कि साइज में होता है। दूसरी बात है इसकी विशेषता ये कि बड़ा तो जाता है लेकिन ये मनुष्य के लिए मीनिंगलेस है, यूजलेस है। और ये अंत में जब इसकी स्थिति होती है ओक के पेड़ की, तो ये गिरता है जब तो ये लोग बन जाता है, लोग मीन्स लट्ठा, सिर्फ एक सूखा डंठल, एक लट्ठा या लठ बन जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद में यह बाल्ड हो जाता है, बाल्ड का मतलब है पत्तीहीन, गंजा, यानी इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, मुरझा जाता है। तो अंत में यह पेड़ मुरझा करके सूख करके और पत्तीहीन होकर के डंठल या एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है और यूजलेस होता है। ये इसकी ओक की पेड़ की विशेषताएं थी। अब इसमें एक प्रश्न बन सकता है, लिली हमें इंप्रेस कैसे करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि लिली की उम्र तो 1 ही दिन होती है, फिर ये हमें इंप्रेस कैसे करता है, ये हमें प्रभावित कैसे करता है। तो लिली की जो विशेषताएं बताएंगे अपन, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली फ्लावर, वही आंसर इसका है। ये हमें जॉयनेस देता है, हमें हैप्पीनेस देता है, ये इंसान के पूरे जीवन को खुशी से भर देता है। हालांकि 1 दिन की इसकी लाइफ स्पेन होती है, अर्थात 1 दिन के लिए खिलने वाला, मई के महीने में खिलने वाला लिली का फूल ये इंसान के जीवन को प्रसन्नता से भर देता है, उसके जीवन को खुशियों से भर देता है, अर्थात जीवन को महका देता है। इसलिए इस प्रकार से यह हमें प्रभावित करता है। और इसकी विशेषता यह भी है कि हालांकि उसी रात्रि को समाप्त हो जाता है, फिर भी लोग इसे प्लांट और फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात जीवन में रोशनी फैलाने वाला इसको पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ये दोनों वृक्षों की तुलना हो गई, दोनों की कंपैरिजन भी हो गई और दोनों की विशेषता भी हो गई। अब अंत में यहाँ पे कवि कहता है, एक प्रश्न भी बनता है अपने यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। अपन यदि छोटी जीवन भी जी रहे हैं, छोटी सी 25-20 साल की जिंदगी भी जी रहे हैं, 100 साल की जिंदगी जिए और कुछ नहीं करें तो वह बेकार है, ओक के पेड़ की तरह। लेकिन अपन छोटी उम्र जी रहे हैं, छोटी जिंदगी जी रहे हैं, तो भी वो परफेक्ट हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। कैसे? ठीक लिली के फूल की तरह है, अच्छे कार्य करके, बाय डूइंग
नोबल डीड्स, अपन यदि श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें छोटी सी जीवन की अवधि को भी जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, इतनी सी अवधि में जीवन को पूर्ण बना सकते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। लेकिन हम बना क्यों नहीं पाते हैं? अपने जीवन को अपन परफेक्ट या पूर्ण क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वह सिर्फ छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरताएं देखता है, अर्थात उसकी बाहरी आकार, रूप, रंग, संरचना इन्हें देखता है। वह व्यक्ति के नोबल डीड्स और नोबल कार्यों को नहीं देखता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अध्याय, यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये अपनी पोइट्री का जो पहला चैप्टर है द नोबल नेचर, वो कैसा लगा, कितना आपको इसमें से होमवर्क के रूप में करना है, कितना इसमें से आपको लर्न करना है, कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार की इसमें राइमिंग स्कीम है और किस प्रकार के इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दोनों स्टेंजा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक स्टेंजा या प्रश्न हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप सब इसको गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और भावार्थ करके पढ़ें। और पोएम जब लिखी गई उस संदर्भ में, उस परिवेश में जाकर के आप इसको थोड़ा गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन, ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसका सारांश यही है कि हमें जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, नोबल नेचर होना चाहिए और नोबल डीड्स करते हुए हमें, चाहे छोटी जीवन हमें मिला हो, हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए और जीवन को परफेक्ट बनाना चाहिए।